कलेक्टर महोदय कि कुछ बच्चों से इंटरेक्शन आपका हो और दो चार बच्चे हमारे कुछ जिज्ञासा रखेंगे, तो मैं एडीएम साहब ने मोटिवेशन सुना, अपनी कोई भावना, अपना कोई क्वेश्चन आप रखना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ संजू सारिन एंड आई एम फ्रॉम क्लास 12 साइंस। सर, हमारे समाज में बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए मोटिवेट करते हुए कहा जाता है कि पढ़ो लिखोगे तो बनोगे नवाब, या फिर पढ़ो लिखो राज करोगे राज, अर्थात शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ राज प्राप्ति से जोड़ दिया गया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एजुकेशन का मोटिव सिर्फ राज प्राप्ति या पॉलिटिक्स है? बहुत ही अच्छा सवाल है, काफ़ी मतलब कौन से क्लास में बेटा? 12th, वेरी गुड। काफ़ी ऐसा बन चुका है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर जितने भी हमारे आईआईटी, आईआईएम्स, एमबीबीएस के जितने भी कॉलेजेस हैं, तो इनमें ये देखा गया है कि शिक्षा से फ्यूचर में प्रोफेशन में कैसे लाभ मिले उसका ही प्रयास रहता है। लेकिन ये बहुत ही एक अहम सवाल है और एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिए, पूरे शिक्षा के सिस्टम के लिए, कि इसको कैसे बदला जाए। तो आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने 3 इडियट्स मूवी भी देखी होगी आमिर खान की, तो उसमें आपने देखा होगा कि आप एक्सेलेंस के लिए ट्राई कीजिए, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी चीज़ को आप पढ़ने से आपको ज्ञान मिलता है, तो चीज़ें मतलब उसमें कोई लाभ या ऐसी चीज़ का कुछ वर्णन नहीं था। उन्होंने बस ये जो बेस्ट एजुकेशन मिलती थी उसी के ऊपर फोकस रखा, बेस्ट से बेस्ट चीज़ को सीखा, समझा। उससे एक जो ज्ञानोदय होता है, एक पर्सन का जो डेवलपमेंट होता है, आपके जो मेंटल एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, उससे आपका एक ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। ये सब बाई प्रोडक्ट्स हैं कि आप फ्यूचर में आपकी शिक्षा को या प्रोफेशन को कैसे यूज़ करते हैं। आप यू शुड ट्राई ऑलवेज फॉर एक्सेलेंस, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। थैंक यू सर। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज निकिता रेवना, क्लास 10th। कलेक्टर को डीएम अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है, तो कलेक्टर का डीएम के रूप में क्या कार्य होने चाहिए? आप बताएंगे? खोखर जी भी एसडीएम रहे हुए हैं, एडीएम भी रहे हुए हैं, आप बताइए डीएम का क्या, उसके बाद मैं भी बताऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी जो शासन व्यवस्था है उसके अंदर कोई भी क्राइम घटित हो जाता है, उसके लिए कार्रवाई आईपीसी के तहत वर्णित होती है। कौन सा अपराध किया, कितनी सज़ा मिलेगी, उसके लिए न्यायालय होते हैं। लेकिन कोई क्राइम घटित ही न हो, इसके लिए पहले की जो व्यवस्था है, और विशेष रूप से जहाँ भीड़ हो, जहाँ कोई आंदोलन हो, तो उसके अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीसी के अंदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की व्यवस्था दी गई है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। किसी भी राज्य या जिले के अंदर यदि कोई कानून व्यवस्था होती है तो उस वक्त जिले का जिला मजिस्ट्रेट ही सर्वोच्च अधिकारी होता है। हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन जैसे कहीं बहुत ज़्यादा उपद्रव हो गया हो और सेना बुलानी पड़ी हो, तो वो सेना का सेना नायक है, वो भी जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में, उसके निर्देश में वो काम करेंगे। और डेली के रूटीन के व्यवस्था के अंदर पुलिस अधीक्षक के अंदर पूरा पुलिस फोर्स होता है। उनको अपराध घटित न हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए जो भी दायित्व है वो जिला मजिस्ट्रेट का है कि कोई उपद्रव कर रहा है, कोई समूह उपद्रव कर रहा है, तो क्या इसमें बल की आवश्यकता है, क्या लाठीचार्ज करनी पड़ेगी, क्या यहाँ गोली चलानी पड़ेगी, ये सारा विवेक जिला मजिस्ट्रेट के अंदर निहित होता है और उनके निर्देशन में उपखंड मजिस्ट्रेट काम करते हैं। थैंक यू। हमें हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये अंग्रेज़ों से ट्रांसफ़र हुआ था। तो उस समय लैंड रेवेन्यू, जितने भी हमारे ये लैंड है, मतलब जहाँ पे भी काश्तकार होते हैं या खातेदारी होती है, जहाँ पे काश्त किया जाता है, जहाँ पे आपकी खेती होती है, उनसे रेवेन्यू लिया जाता था। सारी ज़मीनें, सारी लैंड सरकार को बिलोंग करती है, वो लोगों को टेनेंसी, किराए पे दिया हुआ है। और इस लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर की उपाधि दी गई है। इस पोस्ट को इसीलिए कलेक्टर कहा जाता है। ये लैंड रेवेन्यू उस टाइम में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स होता था, तो उस कारण से रेवेन्यू। और उसी के साथ साथ जैसे सुखराम जी ने बताया, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है और इंश्योर करना कि फाइनली पूरे एरिया में, जुरिस्डिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, उसके लिए एक मजिस्ट्रेट की सीआरपीसी में पावर्स निर्धारित है। वो पावर्स भी प्रशासनिक ढांचे में कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। और इसमें यही है कि प्रिवेंटिव जो एक्शंस हैं वो हमारे पास एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पावर्स रहती हैं। और इसके साथ साथ एक होता है कि
हम एक डेमोक्रेसी हैं, इसमें सबको अपनी बातें कहने का अधिकार है, सबके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो, इसीलिए ये पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। फुल्ली ये पावर्स पुलिस को भी ट्रांसफ़र कहीं पर भी नहीं की जाती है, और ना ही किसी और आर्मी को या किसी और को भी। तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो, इसीलिए ये पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है। और वाकई में हमें भी बहुत सारी जानकारी आज आदरणीय कलेक्टर साहब से मिली कि कलेक्टर शब्द का जो उदय हुआ वो कैसे हुआ, और वो बहुत अच्छा लगा सर आपसे जानकर। जी बेटा। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ आरुषि चौधरी, आई रीड इन क्लास 7। कलेक्टर को समाज में सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है, अतः मेरा प्रश्न ये है कि कलेक्टर ऐसा क्या काम करते हैं जिसके फलस्वरूप कलेक्टर को समाज में सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि कलेक्टर को इतना सम्मान की आपने बात की है। ये आपका समाज का बड़प्पन मैं कहना चाहूँगा, जो लोगों को प्रशासन पे काफ़ी उम्मीदें रहती है, काफ़ी भरोसा रहता है किसी भी समस्या का समाधान के लिए, क्योंकि सभी विभाग कहीं पर भी कोई कोऑर्डिनेशन में कोई मिसमैच होता है, लोगों की समस्याएं होती हैं, कहीं पर निचले लेवल पे कई अधिकारियों के बुरे बर्ताव की वजह से या फिर किसी कारण की वजह से लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, तो अपनी समस्या लेकर कलेक्टर के पास आते हैं। इसीलिए मैं मानता हूँ समाज में भी इसका एक पोजीशन का रेस्पेक्ट है, और मैं कहना चाहूँगा ये इंस्टीट्यूशन या पोस्ट की या पोजीशन की रेस्पेक्ट है, ना कि व्यक्तित्व की। जी। और हमारा गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ अंजना इनानिया, आई एम फ्रॉम क्लास 10th। कलेक्टर बनने के लिए स्टूडेंट को स्कूल में किस तरह से पढ़ना चाहिए, और आपने कलेक्टर बनने का सपना कब देखा। क्या बात। बनने के लिए आपको एग्ज़ाम यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसके साथ साथ आरपीएससी का भी एक एग्ज़ाम होता है आरएस बनने के लिए, और इसकी जानकारी आपको आपके टीचर्स वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, इसकी तैयारी क्लास में पूरे इंटरेस्ट के साथ राइट फ्रॉम स्कूल डेज में कहना चाहूँगा, जो आपका सिलेबस है उसको टाइम टू टाइम पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करें, अच्छी अच्छी चीज़ें उनसे समझें, जानें, और जो भी आपके करंट अफेयर्स हैं, न्यूज़पेपर्स, इन चीज़ों में थोड़ा आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का क्या वर्क रहता है, आसपास आपके कैसे चीज़ें होती है। एक क्यूरियोसिटी लेवल मैं कहना चाहूँगा, एक जिज्ञासा आप में काफ़ी अच्छी होनी चाहिए कि कैसे कोई नई चीज़ को समझना या जानना, प्रॉब्लम्स को एनालाइज कैसे करना, और उनको कैसे, उनका क्या समाधान हो सकता है, और क्या हमारे प्रशासनिक व्यवस्था है देश की, उसमें अगर आप धीरे धीरे इंटरेस्ट लेंगे अपने स्कूल टाइम से, तो आप ग्रेजुअली डेफिनेटली आप इसको क्लियर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर, आई एम सीमा फ्रॉम क्लास 11। सर, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आज हमारे समाज में नशाखोरी और चोरी जैसे अपराध बढ़ रहे हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए हम सब कैसे क्या प्रयास हो सकते हैं कि हम उन्हें दूर कर सकें। नशाखोरी और अपराध, विभिन्न प्रकार के अपराध, ये एक समस्या हर समाज के समक्ष होती है, और आप भी समाज का एक हिस्सा हो, तो मेरी आशा है कि आप लोग भी इसमें पूरा प्रयास करें, एक पॉजिटिव अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के हर जगह टच में रहें, और एक पॉजिटिवली मोटिवेट करें कि लोगों को कि इस तरफ ना जाएं। प्रशासन में इसमें बिल्कुल कड़े अपराधों की मतलब बहुत सारी सज़ाएं हैं, इसमें जुडिशियल कोर्ट्स में हर जगह प्रावधान है, पुलिस भी इसमें सतर्क है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा की तरफ और अच्छी चीज़ों की तरफ अगर हम लेकर आएंगे, तो लोग इस तरफ जाने से डाइवर्ट नहीं होंगे, और एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा डाइवर्टेशन रहेगा, और उनका फोकस भी उन्हीं चीज़ों की तरफ रहेगा जो अच्छी चीज़ें हैं। तो इसी के लिए शिक्षा का एक बहुत ही अहम रोल हो जाता है, जितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें, क्योंकि अधिकतर लोग जहाँ तक हम समझते हैं अपराध या नशाखोरी में इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं होती, उनको ज्ञान नहीं होता कि क्या कर रहे हैं और इसके क्या फलस्वरूप, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा से जोड़ने का और उनकी व्यवस्था को ठीक करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।